डॉक्टर साहब, पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली है। क्या बानी पीटीआई से मुलाकात के बगैर मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ सकता है? ये मैं तो कभी भी इन मुज़ाकरात को मैंने संजीदा नहीं लिया। इसमें देखें, जो एक बात अच्छी है ना इस वक्त वो ये है कि ये पॉलिटिकल टर्मोइल है, क्योंकि ये अरेंजमेंट कहीं फंस गया है जाके, ठीक है। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है ना, वो यानी ये मामला सड़कों पे ये कोई इंतशार की सूरत, वो रंग इसमें अब नहीं है। अब इसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रुख पे इसने जाना है, लेकिन दो रास्ते ऐसे हैं जो खुले हुए हैं। एक रास्ता तो ये है कि मुज़ाकरात होते हैं, नहीं होते, नाकाम हो जाते हैं, क्या होता है उसको। एक तो ये है मामला, होते हैं कामयाब होते हैं तो कैसे हो, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, फ़ायदा होता है नहीं, तो छोड़ दें इस चीज़ को। दूसरा, अदालतों से क्या फ़ैसला आता है, क्या नहीं आता, अपीलें होती हैं उसका। तो जो भी कुछ हो रहा है उसके नतीजे में ये जो कुरम के वाक़यात थे, जो कि एक बहुत यानी अभी भी वो ख़त्म नहीं हुई। मैं हमेशा कहता हूँ ये सिक्योरिटी और जो आपके है ना इकॉनमी और फॉरेन पॉलिसी, और ये कांस्टेंट है, ये 24 घंटे का होता है। ये नहीं होता कि अच्छा जी इस वक्त सिक्योरिटी अच्छी है, इस वक्त जो है वो ख़राब है। वो सिक्योरिटी हर वक्त हाई अलर्ट होता है, मुल्क हर वक्त हाई अलर्ट होते हैं, पुलिस हर वक्त हाई अलर्ट होती है, ठीक है ना। तो उसमें मईशत हर वक्त जो है ना, पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट ये पहिए चल रहे होते हैं, पुलिस, आपकी अदालतें, ये सारा ये कॉन्स्टेंट्स है। असल बात ये है सारी कि ये मामला जो है ये इंतशार की तरफ न चल रहा है, मुल्क के सड़कों पे लोग, और जो अभी चल रहा था पिछले दिनों। बाकी पॉलिटिकल टर्मोइल है, बड़ा शिद्दत के साथ है, मेरे ख्याल से बदतरीन पॉलिटिकल टर्मोइल है। लेकिन वो पॉलिटिकल टर्मोइल के खात्मे का जो रास्ता है, वो मुज़ाकरात का होना, ना होना, नाकाम हो जाना, फिर क्या होता है कि अदालतें, मतलब वो जो है ना वो मतलब मारकुटाई की सूरत में नहीं हो रहा। तो ये एक बात इसमें मुस्बत है, क्योंकि आपकी सरहदें, आपके ये कुरम के वाक़यात और आपका सोशल अनरेस्ट ऑलरेडी मौजूद है, जो जिसमें ये जल्द, मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि पॉलिटिकल टर्मोइल, ये अरेंजमेंट क्या बातें करते हैं आपस में, ये तहरीक इंसाफ के साथ किस तरह मामला तय करते हैं, आपस में इख्तलाफात होते हैं, नहीं होते, क्या होता है, लेकिन इससे हम निकलें, क्योंकि अमेंडमेंट क्राइसिस है, ठीक है। तो ये इसमें एक खुशाइंद बात है। मैं उसको बाकी मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात के नतीजे में, या इसको 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 वाली ख़बरें, दोनों साइड्स हैं, हुकूमत है और जो खान साहब हैं, उन्होंने एक सख्त पोजीशन ली हुई है। हुकूमत तो खैर अरेंजमेंट तो ज़ाहिर है कि वो उनके साथ तो मामला नहीं है, जो भी ये तो जैसे भी तय होते हैं, जो रंग होता है उसका, वो 2-4 दिन 5 दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो जो है वो एक जैसे कहना चाहिए ना कि वो पॉलिटिकल टर्मोइल है, उसके नतीजे में मईशत भी सफ़र कर रही है, सब कर रहा है, सारे स्टेट ऑर्गन सफ़र कर रहे हैं और अवाम भी कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पे कम से कम जो है वो एक पुरतशद्दुद वाक़यात हमें नज़र नहीं आ रहे। तो अब देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि क्या होता है अगले चंद दिनों में, और उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि इसका कोई बेहतर रास्ता निकले। बहुत कुछ हो रहा है ख़त्ते में, बहुत शिद्दत के साथ हो रहा है, और मैं बाज़ दफ़ा होता है ना कि आप कहते हैं कि ये क्या, ये तो वक्त ही नहीं था इन चीज़ों का, मतलब बिल्कुल आप कहते हैं कि इस वक्त ये किसी और वक्त हो जाता, इस वक्त में ये पॉलिटिकल टर्मोइल क्यों क्रिएट हुआ है। लेकिन फिर उसके साथ ही कई मुल्कों में इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल, बदतरीन पॉलिटिकल टर्मोइल एक साथ क्रिएट हो गया है। तो आप कहते हैं अच्छा वो कैसे निपट रहे हैं, वो कैसे नहीं। हमने तो खैर बस ऐसे ही खड़ा कर दिया ना अपना, जो कि बगैर वजह के, जो कि हंगर गेम है। बाकी मुल्कों में हंगर गेम्स नहीं हो रहे। अगर कनाडा में कोई टर्मोइल है या साउथ कोरिया में, तो वो हंगर गेम नहीं है, यहाँ हंगर गेम्स हैं, ठीक है ना। यहाँ हंगर गेम्स की वजह से पॉलिटिकल टर्मोइल है। अच्छा, तो ज़रा पहले तो जनाब, पहले तो बहुत अफसोसनाक जो ज़लज़ला है चाइना के अंदर, और उसमें 100 से ज़्यादा जो है वो लोगों के जहाँ बहक होने की इतलात हैं। तो चाइना के अंदर इतना बड़ा एक आफत आई है, तो उनके लिए, उनके साथ हमदर्दियाँ भी, और उनके साथ जो भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तरफ से यकीन कोई ना कोई मतलब है कि इमदाद तो नहीं, चाइना को इमदाद तो नहीं, लेकिन इस मौके पे ज़ाहिर है कि जो भी हमसे पॉसिबल हुआ
इमदाद हो या जो भी हो, मतलब चाइना के लिए यकीनन पाकिस्तान से जाएगा, चाहे वो अलामती हो। चाइना इतना बड़ा मुल्क है कि उनको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलामती तौर पे यकीनन हमारी तरफ से उनको ये जो भयानक ज़लज़ला आया वहाँ पे 100 से ज़्यादा उसमें लोग जाने गई हैं, तो हमारी तरफ से कोई ना कोई इमदाद भी जाए शायद, और हो सकता है दुआएं और बाकी तो सारी हमारी तरफ से चीज़ें उनके लिए। दूसरी जो बात है वो मुबारकबाद जनाब, सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है बिलाखिर सर्टिफाई हो गए कल, ठीक है। और कल जो है वो मुश्किल तरीन फरीज़ा सर अंजाम दिया कैमिला हैरिस ने। उस इजलास की उन्होंने सदारत की जिस इजलास में उन्होंने कहा कि मैं हार गई हूँ। मैं ये तो नहीं कहा कि मैं हार गई हूँ, बार उन्होंने कहा कि ट्रंप जो है वो जीत गए हैं। वहाँ पे जेडी वेंस मौजूद थे, जो नायब सदर हैं अगले, वो मौजूद थे, मुस्कुरा रहे थे। और कांग्रेस और आधे घंटे कार्रवाई चली और बड़े तरीके से चली, बड़ी, यानी उसमें कोई, यानी 6 जनवरी 2021 को जो मामला थे आज से 4 साल पहले, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। और उस वक्त तो एक जाहिर है कि एक ऐसा वाक़या हमारे सामने आया था जो बड़ा अनहोना था। ये वाक़या भी बड़ा अनहोना है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कहीं थे ही नहीं इस रेस में। तो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और बाइडन की रुखसती, यानी पहले ट्रंप की वापसी एक अनहोना वाक़या और फिर बाइडन की रुखसती दूसरा अनहोना वाक़या। और कैमिला हैरिस तो फिर ऐसे मतलब है कि वो मेन पहिया तो नहीं थी ना, तो स्टेपनी थी, वो तो वैसे ही फारिग हो गई। तो ये है कि ये अब बाइडन आ गए जनाब, और बाइडन साहब जो है वो भरपूर अंदाज में उनकी सर्टिफिकेशन भी हो गई और वो सारा संभाल लिया। अब जनाब उनके बड़े साहबजादे, अब मैं कनाडा में आता हूँ, और कनाडा में क्या फटा पड़ा है। कनाडा का फटा भी ख़त्म नहीं हुआ। ये जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके इस्तीफे के बावजूद एक फटा है। अभी उस तरफ बाद में आता हूँ, लेकिन पहले अगला निशाना जनाब ये है कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जो कि उनकी पहली अहलिया इवाना ट्रंप, अच्छा इवाना को और इवेंका को नहीं बुलाना चाहिए आपस में, जो इवाना है वो जो है वो पहली वाइफ जिनसे एरिक ट्रंप जूनियर भी हैं, और इवेंका जो है इवेंका ट्रंप भी हैं, जो कि जैरेड कुशनर की वाइफ है, ठीक है ना। तो ये 3 जो हैं बहन भाई, ये एक साथ हैं, एरिक, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और इवेंका। तो जो एरिक हैं, इस एडमिनिस्ट्रेशन में एरिक का इंपॉर्टेंट रोल है। मैं पहले बहुत अरसे से मैं बात तो कर रहा हूँ, जैरेड कुशनर ज़रा पीछे रहेंगे और एरिक आगे आएंगे इसमें। एरिक जो हैं इस ट्रंप जो 2.0 है, इसमें एरिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि नायब सदर को भी एरिक लेकर आए हैं, इलॉन मस्क, मतलब एरिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस एडमिन में। और जैरेड कुशनर जो है थोड़ा सा बैकसीट पे रहेंगे, एक्टिव रहेंगे वो, लेकिन टीम चूँकि सारी जो बनाई है वो, और कंपेनिंग और ये सारा सिलसिला चूँकि एरिक ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने किया है, तो इसलिए जो जैरेड कुशनर है वो ज़रा पीछे रहेंगे माजी के बरक्स। अब जनाब जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर हैं, जो सबसे बड़े बेटे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने ये जैसे ही जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफ़ा सामने आया, अच्छा ये ध्यान में रखें कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है, अभी वज़ीर आज़म वो हैं, उन्होंने लिबरल पार्टी की सदारत से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और अभी वो वज़ीर आज़म हैं। और वहाँ पर क्या केओस खड़ा है, मैं उस पर बाद में आता हूँ, लेकिन पहले इस बात को मुकम्मल करते हैं कि डोनाल्ड जूनियर ने क्या साथ किया। वो जनाब पहुँच गए ग्रीनलैंड। ये वो ग्रीनलैंड है जिसके बारे में उन्होंने कहा था प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए, और उसके ऊपर जो है वो डेनमार्क ने बड़ा शदीद एहतजाज किया था। तो ये जो है ये पहुंच गए वहाँ पे ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा, जो कि बर आज़म नहीं है, सबसे बड़ा जजीरा जो कि बर आज़म नहीं है, ठीक है, और डेनमार्क के अंडर है। अच्छा, जो कि डेनमार्क, यानी आप इस तरह समझ लेना कि ये जो है ये डेनमार्क के अंडर है, और ये अपनी सिक्योरिटी और
फॉरेन पॉलिसी को तय नहीं कर सकता ग्रीनलैंड, ये उसके लिए डेनमार्क का पाबंद है। और ये जो डेनमार्क, अच्छा वहाँ पे उनके वज़ीर आज़म हैं, लेकिन जो बादशाह हैं वो डेनमार्क के बादशाह उनके बादशाह हैं, लेकिन वज़ीर आज़म उनके वज़ीर आज़म अलग हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इशू जो है वो ये है कि ये जो डेनमार्क है, ये डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ये इन मुल्कों का एक इत्तेहाद एक ज़माने में बना था जो कैल्मर यूनियन के नाम से ये मुल्क इकट्ठे हो गए थे। 200-300 साल इकट्ठे रहे। डेनमार्क की मलका थी मार्गरेट, उन्होंने ये मतलब ये मुल्क एक बड़ी सल्तनत बन गए थे एक दौर में, ठीक है। कैल्मर यूनियन थी वो यूनियन जो है ना, लेकिन फिर ये हुआ कि उसमें आइसलैंड भी था, उसमें जो है वो डेनमार्क भी था, नॉर्वे था, स्वीडन था, ये सारे मुल्क जो हैं इसमें शामिल थे। तो लेकिन फिर ये ज़्यादा अरसे चला नहीं कैल्मर यूनियन, और ये इनके दरमियान पहले तो स्वीडन की जंग हुई, वो स्वीडन अलग हुआ। जो डेनमार्क और नॉर्वे काफ़ी अरसे तक साथ रहे, लेकिन फिर ये पिछली सदी के शुरू में ये भी अलग हो गए, लेकिन ग्रीनलैंड जो है इनका हिस्सा रहा। अब ग्रीनलैंड और जो डेनमार्क है उनके ताल्लुकात भी कोई अच्छे नहीं हैं। यानी ग्रीनलैंड जो है वो भी, उसके अंदर भी आज़ादी है, एक आज़ादी उनके यहाँ पनप रही है कि हमें डेनमार्क से आज़ाद होना चाहिए। अच्छा, जो बादशाह हैं डेनमार्क के, उन्होंने ये किया आज से सिर्फ 1-2 रोज़ पहले कि उन्होंने ये जो रॉयल कोट ऑफ आर्म्स जो उनका एक अलामत होती है बादशाहत की, उसको उन्होंने कोई 500 साल के बाद तब्दील कर दिया। पहले उसमें जो है वो 3 ताज होते थे ऊपर, और उसके बाद ये है कि लेकिन उन्होंने अचानक उसमें तब्दील किया और उसमें पोलर बियर को उन्होंने ऐड कर दिया उसमें। और पोलर बियर को उन्होंने इसलिए उसमें ऐड किया कि इसमें जो है, और फरोए आइलैंड्स को, ठीक है, ये इन्होंने ऐड कर दिया ये बताने के लिए कि भाई ग्रीनलैंड की बहुत बड़ी अहमियत है हमारे सामने। ये आपको नज़र आ रहा है बियर, एक भालू, ये जो सफ़ेद रंग का, तो ये इधर नहीं है उधर है। ये पहले इस तरह से था, इस तरह से इन्होंने बड़ा करके उसको बड़े साइज़ में इन्होंने अचानक तब्दील कर दिया। 500 साल पर तब्दील किया है ये डेनमार्क के बादशाह ने अचानक, ताकि मैसेज जाए ट्रम्प को कि भाई हम यहाँ पर डेनमार्क है। लेकिन जो डेनमार्क है वो डेनमार्क के अंदर जो है वो उनकी कशीदगी है, ग्रीनलैंड की कशीदगी है डेनमार्क के साथ। यानी डेनमार्क कह रहे हैं ना कि हम ग्रीनलैंड इज़ नॉट फॉर सेल, ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं नॉट फॉर सेल, लेकिन हालिया दिनों में वहाँ जो एक रायमा का जो एक रायमा है वहाँ पे, वो डेनमार्क से आज़ादी चाहती है, क्योंकि डेनमार्क के साथ देखिए वहाँ पे फिर वही बात कि वहाँ पे ऑयल और गैस और मिनरल्स के बहुत बड़े ज़खायर हैं, और ये वैसे भी आर्कटिक के अंदर, और ये इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बहुत बड़ी है। ग्रीनलैंड में रहने वाले चूंकि डेनमार्क के शहरी हैं, इसलिए वो सारे यूरोपीय यूनियन का भी हिस्सा है, और डेनमार्क के शहरी हैं, प्रॉपर शहरी हैं और ईयू का हिस्सा है। अच्छा, अब इसको जो है वो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं वो इसको चाहते हैं कि ये अमेरिका का हिस्सा बन जाए, और उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो लोग हैं, अच्छा वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इसको खुश भी हैं कि हम अमेरिका का हिस्सा बनने जा रहे हैं। देखिए ना, वो जो है वो ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प बात कर रहे हैं, एक तो उन्होंने कहा ना मैं ख़रीद लूँगा, मैं इसको ले लूँगा और मैं इसको बनाऊँगा, ये तो अलग बात है, मगर ये है कि वो ये जब ये बात आती है ना कि इसको हमारा हिस्सा होना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि मिनट ठहर जाओ भाई, क्या बात है यार। अब जैसे उन्होंने कहा ना 51st स्टेट है कनाडा, तो एक तो ये हो गया कि वो मुसाफी हो गए, जस्टिन ट्रूडो घर गए, फारिग हो गए टोटल, और उन्होंने अभी जो है वो लेकिन ये है कि वहाँ पर एक बात भी तो होती है ना कि 1 मिनट ठहर जाओ, क्या हम अमेरिका का हिस्सा बनने वाले हैं? मतलब देखें कितने मुल्क हैं दुनिया में, अचानक किसी मुल्क को अमेरिका कहे कि हम तो चाहते हैं ये मुल्क हमारा हिस्सा बन जाए। अब देखें जितने मुल्क अमेरिका को गालियां दे रहे हैं उनमें से कितने मुल्क हाथ खड़ा करके कहेंगे हाँ हुजूर हम आज़ाद हैं, हमें अपना शहरी बना लें। मतलब आप सोचें ना कितनी बड़ी बात है कि हम अमेरिका के शहरी बन जाएं सारे, सबके पास अमेरिकी पासपोर्ट हो। तसव्वुर करें, हम तो खैर ऐसा कभी भी नहीं सोच सकते, लेकिन बाकी कुछ मुल्क सोच सकते हैं ना कि भाई अमेरिकी पासपोर्ट अमेरिका, तो ये जो है ना उनका एक 51st स्टेट, तो इसके यानी एक तरह से तो ये लोगों के अंदर वो
कौम परस्ती भी है, लेकिन अंदर अंदर लोग सोच भी रहे हैं कि यार एक मिनट जरा इसमें क्या मजाक है यार, ये क्या हम कनाडा आगे पीछे दायमा हम अमेरिका में शामिल हो जाएं, और तो ये भी एक वहाँ पे सूरत हाल डेवलप हुई हुई है। बहरहाल अब वो ग्रीनलैंड पहुँच गए हैं जनाब, और ग्रीनलैंड जो है इस वक्त ग्रीनलैंड के ताल्लुकात अच्छे नहीं है डेनमार्क के साथ, और इस सूरत हाल में अभी तक तो ऑफिशियली कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये है कि उन्होंने ये कहा है कि हम डेनमार्क को लिबरेट करवाएंगे, आज़ादी दिलवाएंगे, डेनमार्क से आज़ादी दिलवाएंगे।